अरे वाह भाई हांजा सरदार, तो तुम आ ही गए और आकर हमारी कुर्सी पर भी बैठ गए। वाह भाई, हमें तुम्हारा इंतजार करने का ये ढंग बहुत पसंद आया। अब वो हुजूर, अब बात क्या है कि हम जब भी किसी का इंतजार करते हैं ना, तो उसके ठिकाने पे बैठ के करते हैं। इसी तरह आप ही की राह देख रहा था, हर बार की तरह। कुछ माल लाए हो ना? हाँ हाँ हुजूर, कुछ पटाखे, कुछ फुलझड़ियां, हर बार की तरह। बहुत खूब, तब तो हर बार की तरह इस बार भी जश्न होगा ना? हाँ हुजूर, बिल्कुल हर बार की तरह। तो इस बार नाचने वाली ऐसी हो जिसे देखकर हमारी तबीयत फड़क उठे। रघुवीर जी। हाँ जी। सरकार ने मजदूरों के लिए जो नया कानून बनाया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो मजदूरों के लिए बहुत अच्छा है सेठ जी। आज हिंदुस्तान के मजदूरों को मालूम होगा कि वो एक आजाद देश के नागरिक हैं। उनके बच्चों को तालीम मिलेगी, उन्हें डॉक्टरी की सहूलत मिलेगी और तब तो उनकी मजदूरी भी बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल, अब तो वो पेट भर खाना भी खा सकेंगे सेठ जी। उनका पेट तो भर जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा? ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? सेठ जी, मजदूरों को मजदूरी देने से धन कम नहीं होगा, बल्कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार उनके पीले चेहरे पर मैंने रौनक देखी है सेठ जी। आपकी खुशी का हमें पूरा ख्याल है, लेकिन हम तो कुछ और ही चाहते हैं। वो क्या? हम ये चाहते हैं कि लेबर ऑफिसर को कुछ खिला पिला कर अपने साथ मिला लिया जाए। सिर्फ रजिस्टर में ही इस नए कानून पर अमल हो और मजदूरों को इस नए कानून की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये तो सरासर पाप है। लेकिन इस समय हम इतना पुण्य कमाने की पोजीशन में नहीं है। आप हमारे पुराने मैनेजर हैं और ये काम आपको करना है। नहीं सेठ जी, मैं माफी चाहता हूँ। ऐसा काम मैं जिंदगी में नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर हम वादा करते हैं कि आपकी जिंदगी में हम ऐसा काम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत मेहरबानी सेठ जी, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं चलकर जंगल का काम करता हूँ।
अच्छा आप जाइए। नमस्ते। सुनिए, ये कुछ रुपए हैं, सुबह होते ही बैंक में जमा करवा दीजिएगा। जी जरूर। तुमने सुना रघुवीर ने क्या कहा? इसमें कहने सुनने की बात ही क्या है सरकार, भाषण झाड़ रहा था सुसरा। ठीक कहा तुमने। जब हमारा ही नौकर हमें भाषण देने लगे तो उसकी बोलती बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सरकार। बिरजू के लिए कौन हुक्म? हम ये चाहते हैं कि जो रुपया हमने उसे बैंक में जमा करने के लिए दिया है, कल वही रुपया हम खुद बैंक में जाकर जमा करें। बहुत सही ख्याल है सरकार। बिरजू के लिए कौन मुश्किल काम है? उस फॉरेस्ट ऑफिसर का अंजाम नहीं देखा आपने? आए लागी सरकार। अरे कहेंगे क्या, गर्म खून है ना। जवान आदमी को अपने साये से आगे कुछ दिखाई नहीं देता। वो चाहते थे मैं मजदूरों को अंधेरे में रखूं। जो नए कानून से उन्हें फायदा पहुंचने वाला है ना, उससे बिल्कुल बेखबर रखूं। मैंने भी कह दिया, मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ? होना क्या था, बात माननी पड़ी उन्हें। ये रुपए? हाँ, इन्हें अलमारी में रख दो, सुबह बैंक ले जाना है। करण, अरे बेटा क्या पढ़ रहे हो? भूगोल। अच्छा है। सुना बहुत पैसा रखा है तुमने घर पे? इलाका खराब है, चोर चकारी का डर रहता है। इतना पैसा घर नहीं रखना चाहिए। लाओ मुझे दे दो, मैं संभाल के रख दूंगा। नहीं बिरजू, ऐसा नहीं हो सकता। ये अमानत है सेठ प्रभुदयाल की। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया ये पैसे सौंप कर, और ये पैसा अपने पास रखकर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। चलो पैसा निकालो। नहीं बिरजू नहीं, मैं ये पैसे नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। बस इतनी सी बात है। लो चलेगी जान। करण के बापू, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। नहीं। ये क्या अनर्थ हो गया जानकी? रघुवीर हमें छोड़कर चला गया। मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कटकर गिर गया हो। प्रभु दयाल जी, लुटेरा रुपया पैसा तो लूट कर ले ही गया, मगर हमारी जानकी को बेवा और कर्ण को हमेशा हमेशा के लिए यतीम करके छोड़ गया। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कहाँ जाऊंगी मैं इस नन्ही सी जान को लेकर? जानकी, इसे बाहर भिजवा दो। ये सब देखकर इसके दिल पर गहरा असर पड़ेगा। जाओ जाओ बेटा जाओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे किसी ने क्या बता दिया है? मेरे यार के मरने की खबर किसने दी? नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अल्लाह कसम, हम साथ में रहे हैं, आजादी की लड़ाई साथ में लड़े हैं और साथ में मरेंगे। वही हुआ था जो मैं सोच रहा था। देखो सो रहा है। अब्दुल मियां, दिल पर काबू रखो। भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। हाँ, ये बात आपने ठीक कही। अच्छा मैं चलता हूँ। अब रघुवीर आप लोगों के हवाले है। मैं चलता हूँ। अब्दुल भाई, आप चले गए, आपका दोस्त भी चला गया, मगर मैं कहाँ जाऊँ? घबराओ मत जानकी, जिनका कोई सहारा नहीं होता उनका प्रभु होता है। रघुवीर का बेटा शहर में रहेगा। इसकी पढ़ाई लिखाई देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। इस मासूम बच्चे को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उठो जानकी, संस्कार का समय हो रहा है। अनिल, मैं अपने पिताजी के कातिल से जरूर बदला लूंगा। हाँ करण, मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा और उसे जरूर फांसी चढ़ाऊंगा।
बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मदार आदमी, अपनी ही लाश का खुद मदार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, बेशुमार आदमी, बेशुमार आदमी। न जाने कब खत्म होगा मेरे अंदर का ये अंधेरा और कब निकलेगा नया सूरज।
नाम लता है ना? हाँ। और तुम्हारा करण? हाँ। तुम कब आए? कल ही। किसी से मिले? तुमसे मिला। चलो मेरे साथ आओ। और सुनो फिर क्या हुआ? बस इसके बाद की बात मैं बताता हूँ। हाँ। ये दृश्य मैंने सपनों में कई बार देखा हुआ है। ये आंगन, ये गाय, ये मंदिर का पड़ोस, अंदर एक ब्राह्मणी मौसी रहती है और एक मौसा। अरे मैंने कई बार कहा जाकर मिल लेना, लेकिन अच्छा हो तुम ले आई। अरे ये फूल, लगता है कोई भगवान को फूल चढ़ाने आया था, तुम्हारे घर की दहलीज पर रख गया है। ये तो रोज ही रखे रहते हैं। अच्छा चलो। हाँ आओ। नमस्कार मौसा जी। जीते रहो जीते रहो। तुम रघुवीर के बेटे करणवीर हो ना? कितनी शक्ल मिलती है तुम्हारे अपने पिताजी से। सुना था तुम आए हुए हो, मैंने पंडिताइन से कहा भी चलो चल के मिल आए। अच्छा किया तुम आ गए। जी माता जी ने भी कहा था कि जाते मिल लेना, लेकिन अच्छा वही ले आई। अच्छा शुक्र है, अकल की बात तो की को इसने आज। किसने की अकल की बात? ये भूल तुम्हारी बेटी लता से हुई है। लता और अकल की बात? फिर तो आज बारिश होनी चाहिए। ये हंसी की बात नहीं है। इतने बड़े कारोबार में चौकस रहना जरूरी है, समझे? हम सरहद से हथियार मंगवाते हैं और बदले में चरस, अफीम, गांजा सरहद के पार भेजते हैं। हम जंगल से लकड़ी गायब करवाते हैं और कबाइलियों से तरह तरह के काम लेते हैं। हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये जानने की किसी को जरूरत नहीं। और अगर कोई ये जानने की कोशिश करता है तो हमें उसकी कोशिश पर मुस्कुराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका नाम अपने दुश्मनों की फहरिस्त में लिख देना चाहिए। क्या नाम बताया उसका? मेरा नाम जुगल किशोर है। मैं यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स का इंचार्ज हूँ। नाइस मीटिंग यू। अच्छा, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स में कितने लोग हैं? जी 5, मगर पांचों ड्यूटी पर कभी हाजिर नहीं हो सकते। एक को किसी तरह भेजो तो अब तो वापस लौट कर नहीं आता। वैसे सेंट्रल ऑफिस को कई बार कहा है कि इतना बड़ा जंगल है, दिन रात गैर कानूनी कई वारदातें होती हैं, इसलिए तादाद बहुत कम है, पर कोई नतीजा नहीं निकला। जंगल में कई गैर कानूनी वारदातें होती हैं। कत्ल, डाका, कई तरह के इलीगल धंधे, बस यही सब होता है इस लावारिस इलाके में। आज पिछले 20 साल से यहाँ का कोई भी फॉरेस्ट ऑफिसर रिटायर नहीं हुआ, बल्कि उसके रिटायर होने से पहले ही उसका कत्ल हो जाता है। ऐसा क्यों? जंगल में से कई प्रकार की चोरी और स्मगलिंग करने वाले जब ये महसूस करते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर उनके रास्ते का रोड़ा बन रहा है, तो उसे हटा दिया जाता है। अगर कोई फॉरेस्ट ऑफिसर उनके साथ मिल जाए तो इससे पहले कि उस पर कोई इंक्वायरी हो, उसे मार दिया जाता है। कौन लोग हैं वो? अब आप आ गए हैं तो सब जान ही जाएंगे। माफ कीजिएगा सर, मैंने बड़ी गलत तस्वीर रखी है आपके सामने अपने डिपार्टमेंट की। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुमने पूरे तौर पर न सही, थोड़ा बहुत तो यहाँ के हालात से आगाह कर दिया। अजीब बात है, आज हमारे देश को आजाद हुए कितने बरस हुए, लेकिन लोग देश का भला बुरा सोचने के बजाय अपना ही फायदा सोचते हैं। बात दरअसल ये है कि लोगों को देश के आजाद होने का अभी तक एहसास ही नहीं हुआ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हे, रुक जा, आगे नहीं बढ़ना भैया। रावण की मां अंधे बच्चे जल रही है, पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं, झाड़ियां जल उठी हैं और देश आजाद हो गया है। और मैं इस करबला में बैठा प्यासों की प्यास गिन रहा हूं। एक गोली, बस एक गोली और फिर हे राम, हे राम। गुड मैन द लालटेन। हॉर्न बजाती अमृतसर, अहमदाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, भारत माता की जय। तुम आ गए रघुवीर। सबको बताया है कि भारत आजाद हो गया। मजदूर का पसीना सोने के भाव बिकेगा। मैं तुम्हारी दहलीज पर बैठा तेरी राह देखता रहा। अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। पता नहीं कौन घायल होता है, कौन मरता है। तू क्यों चला गया अपना बसा बसाया घर छोड़कर? जा, जा अंदर जा। गोली चलने से पहले एक गोली चली थी, भगत सिंह मरा था। एक गोली चली थी, बापू मरा था। एक गोली चली थी, रघुवीर मरा था। अब तू फिर आ गया है, अब फिर गोली चलेगी। जा, जाके चुप जा। मैं चला, मुझे सबको बताना है, भारत आजाद हो गया,
भारत आजाद हो गया। भारत माता की जय। पागल था ये? नहीं, अब्दुल चाचा, पुराना स्वतंत्रता सेनानी, तुम्हारे पिता का बहुत ही प्रिय मित्र। भारत के आजाद होने की खबर ये दोनों साथ साथ हमारे गांव तक लाए थे। तुम्हारे पिता के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद ये पागल हो गया। आज तुम्हें रघुवीर समझ के तुम्हारे पास आया है। अपने पिता से तुम्हारी शक्ल बहुत मिलती है ना? प्रणाम अब्दुल चाचा। माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। घबराना नहीं अब्दुल चाचा, आज तक कोई ऐसी गोली नहीं बनी जो करण के सीने में आ लगे। आज तक कोई ऐसी गिल्ली नहीं बनी जो मेरे डंडे से बच जाए। एक, दो, ये आओ बेटा, कैसे आना हुआ? बस ये लौटाने आया था। ये क्या है? ये एक गिल्ली है मौसी, गिल्ली। पर मेरे किस काम की? आपके कोई काम की नहीं, लेकिन लता के खेलने का खिलौना है। उसे कहना कि ये बहुत मजबूत है, सारे मोहल्ले के बर्तन तोड़ सकती है। पर हुआ क्या? होना क्या था मौसी, ये बेचारी गिल्ली अपने काम से चली जा रही थी। बस शायद लता ने भेजा होगा। मेरे कमरे में शीशे का जग पड़ा था, वो इसके रास्ते में आ गया। अब जैसी करनी वैसी भरनी, टूट गया। सत्यानाश हो इस लड़की का। बांस की तरह लंबी हो गई है, पर अकल का नामो निशान नहीं। सारा दिन गली के बच्चों के साथ खेलती रहती है। हाँ, लंबी लड़कियों का यही हाल है। घुटनों में अकल होती है ना मौसी। कहाँ चले गए? पंडित जी, क्षमा करना बेटे, आज मेरे कारण तेरी पूजा में देर हो गई। मेरी पूजा में नहीं चाचा जी, भगवान की पूजा में। एक ही बात है बेटा, तू और तेरा भगवान एक दूसरे के सामने खड़े मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मैं उधर अपने घर के झमेलों में फंसा हुआ हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है, हर रोज एक नया झमेला खड़ा कर देती है। आप लता की बात कर रहे हैं? उसकी नहीं तो और किसकी बात करूंगा मैं? क्यों, क्या हुआ? कल तालाब में डूबकर मरने लगी। डूबकर मरने? वो तो तैरना जानती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो नहीं हो सकता वही हो गया। ये रहे देवी को अर्पित पूजा के फूल। तो फिर वो देवी डूबने से बची कैसे? देवी नहीं बेटा, लता। हाँ, लता डूबने से बची कैसे? वो करण खड़ा था वहीं कहीं, उसने बचा लिया। अरे, जीप क्यों रोक ली? सर, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। अरे, जरूरी बातें तो ऑफिस में भी हो सकती हैं। नहीं सर, किसी ने कहा ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, और ये ऐसी जगह है जहां कोई दीवार नहीं। भाई, अच्छा खासा सस्पेंस पैदा कर दिया तुमने। कहो क्या बात है? सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखने में ये जंगल जितना खामोश दिखाई देता है, इसकी खामोशी में उतने ही तूफान मचल रहे हैं। आपसे पहले फॉरेस्ट ऑफिसर की मौत मेरी बात की सच्चाई के लिए काफी है। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते? पहलियों क्यों बुझा रहे हो? क्या हो रहा है इस जंगल में? कौन से तूफान मचल रहे हैं? सर, साफ बात यह है कि ये जंगल बॉर्डर पार से गोला और बारूद लाने का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। कहने को यह इलाका हमारी गवर्नमेंट की मिल्कियत है, लेकिन इस पे हुकूमत स्मगलरों की है। जब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर यहाँ आता है, उसे अपने रास्ते से हटा दिया जाता है। थोड़ी देर के लिए परिंदे चीखते चिल्लाते हैं, फिर खामोशी छा जाती है, मौत सी खामोशी। कौन
कौन है स्मगलर लोग? सर इन स्मगलरों का बादशाह एक ऐसा आदमी है जिसका नाम लेते हुए भी जुबान डरती है, और मैं जानता हूं आप मेरी बात का यकीन भी नहीं करेंगे। कौन है वो आदमी? बोलो जेके, कौन है वो आदमी? सर वो आदमी सेठ प्रभु दयाल है। तुम जानते हो किसका नाम लिया तुमने? सेठ प्रभु दयाल मेरे लिए भगवान के समान है। मुंह से बात निकालने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लिया करो। मैं जानता था सर आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर राजपाल भी नहीं मानते थे, लेकिन जब क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है, मैं आपको उस जगह ले जा सकता हूं जहां हथियार स्टोर किया था। मैं वो जगह देखना चाहता हूं। खुश रहो। इस मंदिर के नीचे कोई तहखाना है? जी है। आप बताएंगे मुझे? आइए। आइए। खोलिए ताला, हम तहखाना देखना चाहते हैं। जी, इस कमरे की चाबी तो सेठ प्रभु दयाल जी के पास है। ये मंदिर उनके खानदान के ट्रस्ट की मिल्कियत है। असल बात तो ये है कि हर धार्मिक स्थान की चाबी किसी न किसी बड़े आदमी के हाथ होती है। पुजारी जी, दरवाजा तोड़ा भी जा सकता है। कहाँ है वो बंदूकें? कहाँ है वो गोला बारूद जो स्मगल होकर यहाँ आता है? बंदूकें, गोला बारूद यहाँ? ये मंदिर है श्रीमान, प्रभु का घर। लेकिन कुछ लोग प्रभु के प्रभु होने पर शक करते हैं, उस प्रभु पर इल्जाम लगाते हैं, उस प्रभु के घर को गोली बारूद का अड्डा समझते हैं। क्यों जुगल किशोर साहब, है कोई जवाब तुम्हारे पास? है कोई जवाब? नहीं है ना जवाब तुम्हारे पास? बगैर किसी सबूत के इस किस्म की बात मुझसे नहीं निकालनी चाहिए थी तुम्हें। मेरा सर शर्म से झुक गया तुम्हारी इस हरकत की वजह से। अगर कभी मौका मिले तो उस देवता समान इंसान से माफी जरूर मांग लेना। जय देवी, जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ। सेठ जी, हम कहाँ आ गए? बेटा, इस मूर्ति को देख रहे हो? इसे बेघर देवी ही कहना चाहिए बेटे। इसके सर पर ना तो छत है और ना ही इर्द गिर्द चार दीवारी। सदियों से ये देवी यहां ऐसे ही अपने दिन गुजार रही है बेटे। सेठ जी, आपके पास किस बात की कमी है? भगवान का ये सब कुछ तो है। इस देवी के लिए एक मंदिर बना दीजिए ना। कमी तो किसी चीज की नहीं है बेटे, लेकिन सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए। इस जमीन के सिलसिले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तुम्हारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अरसे से बहस चली आ रही है, और दोनों इस पर अपना अपना हक जाहिर कर रहे हैं। जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता, हम यहां देवी का मंदिर कैसे बना सकते हैं बेटे? हम यहां कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर सकते। इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? खिदमत हमारी नहीं, इस देवी की करना है, जो बरसात में भीगती है और हमारे सपनों में आकर रोती है। सेठ जी, मैं कुछ तुम्हारा डिपार्टमेंट अगर मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दे तो मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से निपट लूंगा और यहाँ एक दिन में मंदिर बनवा दूंगा। सेठ जी, मैं ऑफिस जाकर फाइल देखता हूँ और जितनी जल्दी हो सके मैं आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा। तू बहुत पुण्य का काम करेगा बेटे, देवी तेरा भला करेगी। देवी के आगे अपना सर झुका दे बेटे। पैसे और ताकत के सामने सभी सर झुका देते हैं योर ऑनर। किसी लावारिस जमीन पर अगर कोई गरीब अपना झोपड़ा बना ले तो उस पर बुलडोजर फिरवा दिया जाता है, और अगर कोई अमीर आदमी किसी देवी देवता के नाम पर 5 स्टार मंदिर बनवाकर जमीन हड़प कर ले तो दुनिया भर के डिपार्टमेंट उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार रहते हैं। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल जगन्नाथ का क्लेम है कि यह जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नहीं बल्कि म्युनिसिपैलिटी की है, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एनओसी कोई मायने नहीं रखता। ये गलत है योर ऑनर।
पिछले महीने की 13 तारीख को म्युनिसिपल कमेटी की मीटिंग में यह फैसला हो चुका है कि उस जमीन से म्युनिसिपल कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं है और फिर म्युनिसिपलिटी की हद उस जमीन से 1.5 इंच उधर ही खत्म हो जाती है। ये गलत है योर ऑनर। वो मीटिंग गैर कानूनी थी। मेरे मुवक्किल जो म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। मैं काबिल वकील से कहूंगा कि मामला को और उलझाने की कोशिश ना करें। योर ऑनर, मैं मामलात को उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं बल्कि अदालत के सामने सच्चाई पेश कर रहा हूं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अरे हम लोग यहाँ पर एक जमीन के टुकड़े के लिए मुकदमा लड़ने के लिए पेश हुए जिसकी हमें फीस मिलती है और फिर सच्चाई का इन बातों से क्या ताल्लुक। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत ने दोनों फरीकाइन की दलीलें सुन ली हैं और उन पर बाद में अदालत गौर भी करेगी। इस वक्त पब्लिक का ज्यादा वक्त जाया करना मुनासिब नहीं, इसलिए हम अपना फैसला सुनाते हैं। अदालत फैसला करती है कि लाला प्रभु दयाल इलाके के मुअज्जिज आदमी हैं। जिस जमीन पर कोई भी फरीक अपना हक साबित नहीं कर सका उस जमीन पर उन्हें मंदिर बनाने की इजाजत दी जाती है। क्योंकि ये एक नेक काम है इसलिए अदालत उन्हें इसके लिए बधाई भी देती है। अनिल बाबू, आप मुकदमा हार गए हैं, मुझे मुबारकबाद तो दीजिए। अरे यार श्रीवास्तव, तुम भी कमाल करते हो यार। यहाँ फीस के वांदे पड़े और तुमको मुबारकबाद की पड़ी है। चलो जी, हमें इस बात की खुशी है कि इतने साल बाद बिटिया घर लौट के आई। हाँ जी, बाप बेटी का मिलाप हुआ है तो उन्हें घर में रौनक आई है। अरे सेठ प्रभु दयाल जी तो बिल्कुल धर्मात्मा है। अजी इसमें क्या शक है। करण, वेलकम करण, वेलकम। बड़ी रौनक जमा रखी है आपने। सच पूछूं तो ये रौनक तुम्हारी वजह से। थैंक यू। अगर तुम धर्म और इंसाफ का साथ ना देते तो इस घर में खुशी की जगह मातम होता। आओ तुम्हें अपनी बेटी से मिलाता हूं। आओ। हाँ चलिए। बेटी, ये मिस्टर करण वीर हैं, यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर। इन्होंने इस केस में हमारी बहुत मदद की है, जिसके जीतने की खुशी में आज हमने ये पार्टी दी है। डैडी, आप तो कह रहे थे आपने मेरे आने की खुशी में पार्टी रखी है। बेटे, बिजनेसमैन का पता नहीं चलता कि कब वो क्या बोल जाता है। तुम तो समझो कि एक पंथ और दो काज। ये मेरी बेटी है रीमा, शहर में पहुंचती है, मुझसे मिलने कभी कभार यहाँ जाती है। ये तो एहसान है इसका। हेलो। हाय। आइए युगल किशोर जी, वेलकम वेलकम। क्या बात है, आने में बड़ी देर लगा दी आपने। जी कोशिश तो पूरी करते हैं कि वक्त पे पहुंच जाएं, मगर क्या करें, और होता ही है कि हम ही घाटे में रहते हैं। हमसे दोस्ती कर लीजिए, आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रभु दयाल जी, आपने वो शेर तो सुना होगा कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। बहुत अच्छा शेर। एक बात कहें, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज हमने आपको अपने घर बुलाया। आइए एक ड्रिंक हो जाए। छोटो। जी वाले। लीजिए। और आपका गिलास? हम नहीं पीते। आप नहीं पीते? हम नहीं पीते तो आप नाराज होते हैं, पीने लगे तो पता नहीं क्या हो। प्रभु दयाल जी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ जरूर पूछिए। मैं आपके मंदिर वाले तहखाने के बारे में जानता हूँ, ये इत्तला आपको किसने दी? ऑफिसर, तुम अपनी हैसियत से बढ़कर बोल रहे हो। बस उखड़ गए हफ्ते से। मैं तो आपको बहुत बड़ा आदमी समझता था, सोचता था कि ये सब कुछ जानबूझने के बावजूद भी आपने मुझे अपने घर में दावत पे बुलाया। मैं बड़ा आदमी हूं ये मैं जानता हूं, लेकिन तुम कितने छोटे आदमी हो ये अभी मालूम हो गया। ओह, खुशी हुई। क्या आपको हमारे बारे में कुछ तो पता चला? कोशिश यही होगी कि आप सब कुछ जान जाएं। क्या हो रहा है? जी वो बात यह है कि करण, अपने सरदली के मुंह में लगाम डाल के रखो। प्रभु दयाल, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। तुम्हें प्रभु दयाल जी से माफी मांगनी होगी। क्या हुआ? कोई वारदात हो गई? गवर्नमेंट को इत्तला मिलनी चाहिए। कहाँ क्या हो रहा है? लेडीज एंड जेंटलमैन, खाना तैयार हो गया है, आप सब लोग तशरीफ ले चलिए। प्रभु दयाल जी, आपको गोला बारूद समय से पहुंचा दिया गया था, फिर यहाँ दंगे फसाद क्यों नहीं हुए? बड़ी सरकार बहुत नाराज है। भाई आजकल यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि सरकारी लोग चौकन्ना हो गए, इसीलिए गोला बारूद हमें दूसरी जगह भेजना पड़ा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, नहीं तो बड़ी सरकार नाराज बहुत जल्दी होती है। अच्छा, हम चलते हैं। हाँ जा।
ये जुगल किशोर आजकल कुछ देखने और बोलने भी ज्यादा ही लगा है। हुजूर, काफी दिनों से जश्न नहीं हुआ ना? समझ गया। जश्न होगा और जरूर होगा। जाकर कह दो बिरजू से कि जुगल किशोर को हमारा न्योता दिया है। तुम्हें ये खबर कहां से मिली? ओ, तो तुम पेड़ गिनने का शौक भी रखते हो? अरे सारा इलाका जानता है, बिरजू जब पैसे पूरे लेता है तो खबर भी पूरी लाता है। ठीक है। सरला, जरा मुझे 200 रुपए देना, बिरजू को देने। इतने ही तो घर में होंगे। और अरे भाई, हो जाएगा कुछ ना कुछ इंतजाम। अगर इसकी खबर सच है तो ये कीमत ज्यादा नहीं। तुम्हारे कोई औलाद नहीं है जुगल किशोर? हाँ, एक बेटा है। क्यों? नहीं, यूं ही सोच रहा था कि तुम्हारे बाद वही अफसर बनेगा ना। चलता हूं। सुनो, ये आदमी में कुछ अच्छा नहीं लगा। सरला, सिर्फ बुरा आदमी बुरे आदमी का पता बता सकता है। अगर इसकी बताई हुई खबर सच निकली तो करमवीर साहब को भी यकीन हो जाएगा कि राक्षस कौन है। बस अब तो नकाब उठने की देर है। झांझा, कई सालों बाद फिर एक फॉरेस्ट ऑफिसर जीप लेकर तुम्हारे अड्डे की तरफ निकलेगा और आज फिर तुम्हारा जश्न उसी तरह पूरे जोरों पर होगा। करता हूं जेके, तेरे हत्यारे को तेरे खून के खून ठंडा पड़ गया है। लोग पैसे के लिए भाई बहन इज्जत देश सब बेचने के लिए तैयार हैं। काफी अफसोसनाक हालात हैं। समझ में नहीं आता क्या होगा। होगा क्या? विनाश, विनाश होगा। आदमी आदमी के खून का प्यासा है। कभी लोग कहा करते थे कि अपराध इंसान की जिंदगी लेता है, देता कुछ नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है कि लोगों ने अपराध को अपनी रोजी रोटी बना लिया है। जितना बड़ा गुंडा होगा उतनी उसकी इज्जत होगी। लेकिन अनिल, मैं उतना मायूस नहीं जितने कि तुम हो। याद रखो, जितना गहरा अंधेरा होगा उतनी ही जल्दी रोशनी की किरण आएगी और वो उतनी खूबसूरत भी होगी। मैं जुगल किशोर के हत्यारे को खोज कर आऊंगा।
खोज कर आऊंगा नील। अब अफसोस करने से क्या फायदा? वो तो उस दिन से ऐसे बुझ गए थे जिस दिन से आपने उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया था, और फिर वो उस दिन से इसी कोशिश में लगे रहे कि कहीं से किसी तरह उनके हाथ कोई सबूत लग जाए और वो अपने आप को आपके सामने सच्चा साबित कर सके। उस दिन उन्हें एक सूचना मिली थी जिसके लिए वो रात जंगल गए थे। उन्हें क्या मालूम था कि वो खबर उनकी मौत की खबर है। वो सूचना लाने वाला कौन था, बता सकती हैं आप? उसका नाम बिरजू था और मुझे कुछ नहीं मालूम। बिरजू? वो कहाँ रहता, बता सकती हैं? जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद पता लगा लूंगा। लेकिन एक बात का यकीन कीजिए, मेरे होते हुए आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। मैं वादा करता हूँ बेटा, तेरे डैडी का हथियार मेरे हाथों बच नहीं सकता। अरे करण, तुम कहो क्या हुआ? घूम फिर कर एक ही नाम तो सामने आता है, बिरजू। कौन है ये बिरजू? हर घिनौने जुर्म के पीछे नकाब पहने खड़ा है। जुगल किशोर के कत्ल के वक्त भी ये नाम सामने आया था। बिरजू तो यहाँ का गुंडा है, वो पैसे लेकर जुर्म करता है। हाँ, वो बिरजू ही था जिसने 200 रुपए लेकर जुगल किशोर को वो खबर दी थी। उस खबर की छानबीन में वो बेचारा जुगल किशोर मारा गया। कहाँ रहता है वो? अब्दुल चाचा शायद उसे जानते पहचानते होंगे, लेकिन अब्दुल चाचा की जुबान समझना ही बहुत मुश्किल है। अब्दुल चाचा की जबान और उनकी डरी हुई आंखों से ये पता चलता है कि उन्होंने कोई बहुत ही भयानक चीज देखी हुई है। अपनी जिंदगी में सबसे भयानक चीज तो उसने तुम्हारे पिता की मौत देखी है। कहते हैं इसके पहले तो वो ठीक ठाक था। हाँ, हाल ही में एक बार वो मुझसे मिला था। कहने लगा उसने मौत को नदी में स्नान करते हुए देखा है। अब कोई इस बात से क्या अंदाजा लगा सकता है? कहीं वो बिरजू को ही मौत के नाम से तो नहीं पुकार रहा? इसका पता लगाना पड़ेगा। उसका पता लगाने से पहले तुम्हें यह पता लगाना चाहिए कि उसके सर पर साया किसका है। हाँ, बिरजू हमारा मुलाजिम था। बहुत दिनों से वो नौकरी छोड़ चुका है। क्या अभी वो आपसे मिलता रहता है? हाँ, आता जाता रहता है। क्या अभी उसका खर्चा आप ही की वजह से चलता है? मतलब ये कि पुरानी खिदमत के सिले में जो भी मदद मांगता है उसकी जरूरत पूरी कर दी जाती है। वैसे अगर आप उसे कोई काम कहें तो वो इनकार तो नहीं करता होगा ना? करण, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? मुझे किसी ने बताया कि बिरजू एक छटा हुआ बदमाश है और यहां तक कि वो कत्ल भी कर सकता है और एक बहुत बड़े आदमी के इशारों पर चलता है। करण, लगता है तुम्हारी वर्दी पर कलफ कुछ ज्यादा ही लगता जा रहा है। तुम ये कहना चाहते हो कि बिरजू मेरे कहने से कत्ल करता है? मेरा मतलब ये नहीं था सर, मैं तो सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता था। कहीं मेरी किसी बात का आपने गलत मतलब तो नहीं ले लिया? मैं इस सिलसिले में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर। दीनदयाल, रघु, रामू, कहां मर गए तुम सबके सब सुअर के बच्चे? कहां मर गए तुम लोग? ये वही कुत्ता भौंक रहा है। जी साहब, वही है, बहुत देर से भौंक रहा है। ठीक है, इससे गोली मार दो। जाओ। इस इलाके का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। अरे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, हम लोग पहले मिल भी चुके हैं। हमारी याददाश्त का जवाब नहीं, हमें अपने बाप का नाम भी याद है। तब तो आपको ये भी याद होगा 20 जुलाई 1960 को मेरे पिताजी रघुवीर सिंह जी का कत्ल हुआ था। हाँ हाँ साहब, खूब अच्छी तरह मुझे याद है। सारे अजीत नगर में शोक मनाया जाता है 20 जुलाई को। मैं भी उस दिन बहुत रोता हूँ। मैं उस केस की फाइल देखना चाहता हूँ। बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए।
छोड़िए साहब, ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात हुई। 20-22 साल की बातें, रात गई बात गई। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं वो फाइल देखना चाहता हूं। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो मैं कोर्ट से भी ऑर्डर ला सकता हूं। मैं भी एक सरकारी मुलाजिम हूं। अच्छा, तो आप सरकारी मुलाजिम हैं? फिर तो हम जरूर दिखलाएंगे, अभी दिखलाएंगे। क्यों नहीं दिखलाएंगे साहब? सिपाही, जुलाई सन 60 की फाइल लेकर के आओ। जी सर। हाँ, ये रहा साहब। 20 जुलाई, ये देखिए, 21 जुलाई सन 1960 कत्ल का मुकदमा जनाब रघुबीर सिंह वल्द विजय वीर सिंह। केस 11 महीने चला और आखिर में फैसला यह हुआ कि 19 जून सन 1961 को ब्रिजदेव सिंह उर्फ बिरजू को सजाए मौत हुई। लेकिन मैंने बिरजू को आज अपनी आंखों से देखा है। ये कैसे हो सकता है? जो आदमी फाइल में मर गया वो सचमुच मर गया। मैं बिरजू की शक्ल अच्छी तरह जानता हूं इंस्पेक्टर साहब। बचपन से उसकी मनहूस सूरत मेरी आंखों में एक डरावने सपने की तरह बसी हुई है। बिरजू जिंदा है और आजाद घूम रहा है और आपको उसे गिरफ्तार करना होगा। अरे हम कैसे मुर्दा आदमी को गिरफ्तार करें साहब? कोर्ट कभी वारंट इशू नहीं करेगा। मगर बिरजू जिंदा है। मरने वाला खुशी खुशी मर गया, सजा पाने वाला खुशी खुशी फांसी चढ़ गया। तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? है? मरने वाला मेरा बाप था। अरे तो फांसी पर चढ़ने वाला भी तो किसी का बाप होगा। आप बिरजू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं? अरे कैसे गिरफ्तार करूं? एक अपराध पर एक आदमी को सजा एक ही बार मिलती है और बिरजू को फांसी लग चुकी है। मैं उसे हिरासत में नहीं ले सकता। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, बात मेरी समझ में आ गई। अब मैं सब कुछ खुद ही निपट लूंगा। आपको और आपके कानून को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। शाबाश! अगर तुम्हारी तरह हर शहरी कानून को तकलीफ देना बंद कर दे तो ये देश स्वर्ग हो जाए। तो नौजवान फॉरेस्ट ऑफिसर ये चाहता है कि मुर्दों की फाइल में से बिरजू को निकाल कर उसके हवाले कर दिया जाए। और कह भी किससे रहा है सरकार? SHO जोरावर सिंह से, जिसके हुक्म के बाद इस इलाके में चिड़िया भी नहीं पर मारती और पत्ते भी नहीं हिलते। मगर आप क्यों हिल रहे हैं? सॉरी सर। दरोगा जी। जी। तो फिर आपका क्या ख्याल है? अरे ख्याल ही नहीं बल्कि पक्का ख्याल है सरकार कि उस पर दीवानगी के दौरे पड़ते हैं और वो पागल हो गया है। दरोगा जी। जी। अगर वो पागल नहीं हुआ है तो पागल कर दिया जाएगा। पागल मत बनो करो, मेरी बात तो सुनो। जुगल किशोर की मौत से सारा शहर कांप गया है। ईंट और गारे से बना हुआ शहर बेजान है लता, लेकिन मेरा दिल कहता है जुगल किशोर मेरा साथी नहीं था, बल्कि एक बच्चे का बाप और एक औरत का पति था जो अब नहीं रहा। लता, मैं उस औरत और बच्चे की आंखों में डर देख कर आ रहा हूं। मैं उन 2 हाथों को तोड़ कर रख दूंगा जिन्होंने वो बंदूक थामी थी। मैं उस 2 नाली का रुख मोड़ दूंगा जिसे वो गोली चली थी। लेकिन तुम उसे कहाँ ढूंढोगे? वो तो बाहर कहीं सड़क पर खड़ा नहीं है। कोई भी हत्यारा सड़क पर खड़ा नहीं होता लता, वो कहीं ना कहीं छुपा होता है। अगर इरादा पक्का हो तो हर रास्ता वहां पहुंचा देता है। भगवान, ये धरती मेरे लिए नरक है। यहाँ मैंने अपना पति खोया है, मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती। कहाँ है मेरा बेटा? वो उसकी टांग पर गोली लगी है, बेहोश है। गोली? किसने चलाई गोली? आप घबराइए नहीं, गोली निकाल दी गई है, मरीज अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, मुझे उसके पास ले चलिए। सॉरी, अभी आप उससे नहीं मिल सकती। ये कैसा अनर्थ है, मैं अपने जख्मी बेटे को भी नहीं देख सकती। डॉक्टर साहब, जानकी देवी को उनके बेटे से मिला दीजिए, ये हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है। आप बेफिक्र रहिए डॉक्टर साहब, हम सब उसके अपने हैं। रघुदयाल जी, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ, मगर ख्याल रहे मरीज के साथ ज्यादा बातचीत ना की जाए। मगर मैंने तो उसे यहाँ आपके भरोसे छोड़ा था प्रभुदयाल जी।
वो तो आपने ठीक किया, मगर जिस जंगल में आपका बेटा ऑफिसर बनकर आया है वो बहुत ही खौफनाक है। वक्त वक्त पर किसी ना किसी की बलि मांगता रहता है और ये भेद आज तक कोई नहीं जान सका। चलिए अंदर चलते हैं। तो आगे माँ, मेरा सारा दर्द दूर हो जाएगा। तेरा बेटा एक आध गोली से मरने वाला नहीं माँ, बस मामूली सी चोट आई है। तुम फिक्र मत करो बेटे, जिसने तुम पर गोली चलाई है उसे सजा जरूर मिलेगी। वो हमारे हाथों से नहीं बच सकता। प्रभु दयाल जी, हमारा सहारा तो आप ही हैं। जल्दी से ठीक हो जाओ ना करण, हम लोग बहुत बोर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है आप लोग घर जाइए, रात होने वाली है। आप लोग जाइए, मैं यहीं रहूंगी। माँ, ये लता है, ब्राह्मणी मौसी है ना, उनकी बेटी। अच्छा, इसे साथ लेते जाइए। माँ, ये अनिल है, मेरे बचपन का दोस्त, और ये प्रभुदयाल जी की बेटी है। चलिए। नहीं, मुझे नहीं जाना है घर। लता जी, आप घबराइए नहीं, मैं और मोहन यहाँ है ना। वकील साहब ठीक कहते हैं, आइए हम चलते हैं, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। आइए। बाय, गेट वेल सून। अच्छा बेटा। जब शेर बूढ़ा हो जाए और शिकारी के हाथ कांपने लगे तो उन दोनों को चाहिए कि किसी पनाहगाह में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करें। अब ये मुंह लेकर यहां क्यों आए हो? गलती आदमी से होता है सरकार। बकवास बंद करो। जब वो अस्पताल से निकलेगा तो तुम्हें तुम्हारी गलती का ऐसा इनाम देगा कि तुम सांस लेने के भी काबिल नहीं रहोगे। ओहो सरकार, वो हमारे हाथ से बच नहीं सकता। लागत है उसके बाप के पास भेजने का नेक काम भगवान ने मेरे हाथ सौंपा है। तुम हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते बिरजू? तुम्हारा इस तरह यहाँ आना बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है सरकार, चले जाते हैं, कुछ खर्चा पानी दे दो। खर्चे के लिए यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जहां भी होगे वहां खर्चा पहुंचा दिया जाएगा। चलो और चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल जाओ। जाओ। राम राम सरकार। अरे यार अनिल, पहले तू उल्टे सीधे शेर सुनाकर बोल किया करता था, अब तुझे क्या हुआ? क्योंकि अब मेरी बोलती बंद हो गई है। मैं जानता हूँ तेरी बोलती किसने बंद की है। तू कुछ नहीं जानता, और जानता भी है तो चुप रह। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं तुझे इस तरह से घुट घुट कर मरते नहीं देख सकता। आखिर तुम मेरा यार है। तो शोर मचा, सारी दुनिया को सुना, अपनी यारी की बदनामी कर। अरे इसमें क्या की बदनामी? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू लता को बहुत प्यार करता है, लेकिन बोल नहीं सकता है। मैं जाऊंगा और लता से बात करूंगा, उसको बताऊंगा कि तू उसे चाहता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन बोल नहीं सकता। नहीं मोहन, अब वो वक्त गुजर गया। मुझ में हिम्मत भी थी, मैं कहने भी गया था, मगर आईना देखा तो अपनी सूरत की बजाय किसी और की सूरत दिखाई दी, जिसे मैं तब पहचान नहीं पाया था। नहीं यार, तू मुझे साफ साफ बता कि बात क्या है। बात यह है कि मैं लता को चाहता तो शुरू से ही था, बहुत प्यार करता था, और फिर मैंने सोचा लता से कह ही दूं कि मैं उसे प्यार करता हूं, उसे अपना बनाना चाहता हूं। तुम सचमुच अनिल से शादी करोगी? अरे शादी? और मैं नहीं तो? तुम्हें किसने कहा? तो फिर तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही थी? वो तो तुम्हें यूं ही छेड़ने के लिए कहा था। शादी तो मैं करूंगी खूबसूरत जवान से, जो दिखने में राजकुमार जैसा खूबसूरत। मैं जानता था कि मैं उसके सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता। फिर अचानक मुझे पता चला कि वो करण को पसंद करती है और करण उसे चाहता है। अरे हमें बातों में लगाकर सारी शराब पी गया। हम यारों के यार जरूर हैं बच्चे, मगर शराब के मामले में नहीं। समझा कर। थोड़ी सी छोड़ दे। तू कितने बरस की हो गई है? मुझे क्या पता, माँ को मालूम होगा। तेरी शादी के बारे में कुछ सोचा है तेरे घर वालों ने? मुझे क्या पता, माँ को मालूम होगा। तुम्हें कोई लड़का अपने आसपास का ही
पसंद है? उफ, मुझे क्या पता, माँ को मालूम। इधर आओ, आओ ना मेरे पास। तुम तो बिल्कुल भोली हो, छोटी बच्ची की तरह, जंगल में चौकड़ियां भरती हिरनी की तरह चंचल। बोलो, मेरी बहू बनोगी? आपकी बहू बनूंगी तो फिर शादी किससे होगी मेरी? मेरे बेटे करण से करूंगी तेरी शादी, फिर तो बन जाओगी बहू मेरी। एक बार उसे अस्पताल से आने दो, फिर देखो कैसे मनाती हूँ मैं जश्न। आज जश्न है, जश्न। क्या है कि अपना यार अस्पताल से वापस आ गया है। आजकल के जमाने में कोई अस्पताल से राजी खुशी वापस आ जाए तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो नहीं हो सकती। और दूसरे ये कि इस देश में खुशी के मौके वैसे भी बहुत कम आते हैं, तो जो खुशी का मौका आया है उसे क्यों गंवाया जाए। बिल्कुल। तो माँ जी कहने लगी कि अपने आंगन में मनाएंगे जश्न। हमने कहा माँ जी अपना आंगन तंग है तो क्या हुआ, ये म्यूनिसिपैलिटी का पार्क किस लिए है? ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि म्यूनिसिपैलिटी का ट्रक आएगा और हम 10-15 मिनट के लिए इधर उधर हो जाएंगे और ये सोफे और कुर्सियां उठाकर झाड़ियों में रख देंगे। वैसे घबराइए नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। पूछिए क्यों? उसका इंतजाम हो चुका है, माल पहुंच चुका है। अच्छा हाँ, इंतजाम से मुझे याद आया कि ये कुर्सियां और सोफे सेठ गिरधारी लाल जी की तरफ से हैं, उनके लिए तालियां, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। और ये थम्स अप और नमकीन जो है ये गिरधारी लाल जी की तरफ से नहीं, अर्जुन दास जी की तरफ से है, और उनके लिए भी एक ताली, उनकी फिर जरूरत पड़ सकती है, जोर से। हाँ जी। तो इस तरह से, हाँ दारू नहीं बताऊंगा कहां से लाए। तो इस तरह से हम लोगों ने मामला फिट किया है। अच्छा मामला फिट तो किया है, लेकिन जिसके लिए मामला फिट किया वो कहां है? हाँ ये रहा। कमाल करते हो यार, यहां तुम्हारे लिए सब चक्कर चलाया और तुम ही गायब हैं? सब लोग इंतजार कर रहे हैं, कहां थे? मुझे लेने गए थे। अरे आपके पिता तो नगर सेठ हैं, आपको तो सब रास्ते मालूम होंगे, आप खुद ही आ जाती। करण बेटे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ जी किसे कब क्या करना चाहिए था उसका मौका अभी नहीं है। अरे उसे भी तो मौका दो कुछ बोलने का, या तुम लोग खुद ही बोलते रहोगे? उसे भी इजहार करने दो अपने होठों से। होठों से मोहब्बत का इजहार नहीं करते, होठों से मोहब्बत का इजहार नहीं करते, जो प्यार जताते हैं वो प्यार नहीं करते, होठों से मोहब्बत का इजहार नहीं करते। जिसे चाहत खामोश इबादत है, कहते हैं जिसे चाहत खामोश इबादत है, जिसमें हो तलब शामिल वो प्यार तिजारत है, वो प्यार तिजारत है। हम प्यार के पर्दे में जो पार नहीं करते, जो प्यार जताते हैं वो प्यार नहीं करते, होठों से मोहब्बत का इजहार नहीं करते।
मोहब्बत का इजहार नहीं करते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेगानों की बाहों में बाहें डालकर गाना, नाचना, माखौल करना क्या तुम्हें शोभा देता है? यही तमीज रह गई है तुम्हें। बेगाना कौन माँ? सब अपने ही तो थे। और फिर पार्टी में अक्सर ऐसे ही होता है। होता होगा। मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ। क्या नाम है उसका? जी रीमा, अपने प्रभुदयाल जी की बेटी है। क्या वो बेगानी है? हाँ, जब किसी लड़के की शादी तय हो जाए। शादी? किसकी शादी? तुम्हारी। मेरी शादी तय भी होगी और मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं? तुमसे क्या पूछना है? माँ हो तेरी, तुमसे पूछकर जन्म दिया था। बच्चे की पैदाइश और उसकी शादी ब्याह पर माँ बाप का पूरा अधिकार है। मैंने अपनी लता से तेरा रिश्ता तय किया है। नहीं, मेरी शादी लता से नहीं हो सकती। तुम्हारे पिताजी नहीं है ना, इसीलिए बेसहारा समझकर तकी सा जवाब दे दिया। ओहो, समझने की कोशिश भी करो माँ। कोई किसी की मजबूरी भी तो हो सकती है, कोई किसी की अमानत भी तो हो सकता है। मेरी पैदाइश तेरा हक जरूर है, लेकिन मुझसे पूछे मेरी शादी करने का तेरा कोई हक नहीं है। ये मेरा आखिरी फैसला है। पाए लागी सरकार। तुम मिला गए? और सरकार बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं किए थे, सोच आपसे मिल लूं और खर्चा पानी भी लेता जाऊं। तुमसे कहा था कि खर्चा तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। आपने कहा जरूर था सरकार, लेकिन पहुंचा नहीं। वहां जंगल में अकेले पड़े पड़े जी घबराने लगा। सोचा आपसे मिल लूं, मन बहल जाए। तुम वफादार तो हो, लेकिन साथ में जाहिल भी एक नंबर के हो। और मौके की नजाकत को नहीं समझते हो तुम। आपने सही फरमाया सरकार, ये नजाकत सुसरी अपने पल्ले नहीं पड़ी। तुम खुद भी किसी मुसीबत में फंसोगे और मुझे भी फंसोगे। चलो और दफाओ यहाँ से। अरे सरकार, सबसे बड़ी मुसीबत तो हम खुद ही है। इससे बड़ी मुसीबत और क्या आएगी? समझने की कोशिश करो बिरजू। चारों तरफ शेर दौड़ रहा है और उसे सिर्फ तुम्हारे खून की प्यास है। तुम्हारे और यहाँ से जल्दी करो। जब भी तुम्हारे जाने के बारे में सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। तुम्हारे बगैर ये घर बिल्कुल वीरान और सुनसान लगता है। मन तो मेरा भी चाहता है कि हमेशा आपके पास रहूं, लेकिन इस कस्बे से बहुत जल्दी जी भर जाता है। शहर जाने को मन करता है। आप ही मेरे साथ शहर क्यों नहीं चलते डैडी? अरे कैसे जा सकता हूं बेटे, इसी मिट्टी में पलकर बड़ा हुआ हूं। भला ये पांव ये मिट्टी कैसे छोड़ सकते हैं? आपके पांव के कारण ये मिट्टी पवित्र हुई है। आप न होते तो हमारी दुनिया अंधेरी होती। हाँ तो जानकी जी, कहिए कैसे आना हुआ? मैं आपसे एक सहायता लेने आई हूँ। कौन है जो मेरे खानदान का नामो निशान मिटाना चाहता है? हमारी किससे दुश्मनी है? हाँ डैडी, आंटी को कौन दुख देना चाहता है? दुख नहीं बेटी, वो मुझसे मेरी जिंदगी का सहारा छीन लेना चाहता है। मालूम नहीं कौन है जो मेरे बेटे के खून का प्यासा हो रहा है। वो खून का प्यासा तेरे सामने है माँ, और जो इस भेड़िए के लिए खून इकट्ठा करता फिरता है वो ये। ये तुम के बारे में कह रहे हो बेटा? कौन है वो खूनी भेड़िया? सेठ प्रभुदयाल। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? अगर प्रभुदयाल जी ना होते तो न जाने तुम और मैं कहाँ भटक रहे होते। यही तो हमने गलती की माँ, एक राक्षस को रक्षक समझ लिया। बंद करो ये बकवास। इन्होंने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें लिखा पढ़ा कर इस काबिल बना दिया कि तुम अपने पांव पर खड़े रहो। कुछ लोग बकरे की बलि देने से पहले उसे पाल पोस कर मोटा कर लेते माँ। जो मुंह में आता है बकता जा रहा है। क्या यही शिक्षा दी है मैंने तुम्हें? माँ, कुछ लोगों को बुराई अंधा कर देती है और कुछ अपनी अच्छाई के कारण बुराई से आंखें मोड़ लेते हैं। इसे देख, इसे पहचानने की कोशिश कर माँ। क्या इसकी बंदूक से निकली हुई गोली का धमाका आज तक तेरे कानों में नहीं गूंज रहा? क्या इस शैतान की शक्ल भी तू भूल गई जिसे तेरे और मेरे सर से मेरे देवता समान पिताजी का साया छीन लिया? ये वही दरिंदा है जिसे मेरे बेटे सारे पिता का साया छीना था। क्या कह रही हैं आप? इसका मतलब यह कि आप इसको शराब जानती हैं? मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? कैसे भूल सकती हूँ? तब तो इस कमीने को इसके किए हुए गुनाहों की सजा जरूर मिलनी चाहिए।
इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं इसे पुलिस के हवाले करूँ और कानून से इंसाफ मांगूंगा। पागल मत बनो, दुनिया में मांगने से कुछ नहीं मिलता। इसे प्रभुदयाल जी के हवाले कर दो बेटा। ये इनके वफादार मैनेजर का हत्यारा है, ये इसे कभी माफ नहीं करेंगे। ज्यादा अच्छा ये होगा कि प्रभुदयाल जी इसे पुलिस के हवाले कर दें। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? जोरावर के हुक्म बिना चिड़िया पर नहीं मार सकती। जोरावर कहीं पहुंच सकता है। जोरावर, हम एक बहुत संगीन जुर्म में एक बड़े खतरनाक मुजरिम को यहाँ पकड़ने आए हैं। अच्छा, यहाँ किसे पकड़ने आए हो? बड़े भोले बनते हो, मगर कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तुम्हारी ऐसी बहुत सी हरकतें थी जिसकी वजह से कानून की नींद में खलल पड़ा, मगर कानून ने भी सोचा कि छोड़ो, ऐसी छोटी मोटी बातों पर तकलीफ नहीं करनी चाहिए। मगर तुम्हारी इस हरकत ने कानून को झिझोड़ कर रख दिया। क्या किया है मैंने? बलात्कार। कबूल तोड़ दूंगा। आप एक शरीफ आदमी पर इस तरह का झूठा और गंदा इल्जाम नहीं लगा सकते। झूठ और सच का फैसला कोर्ट करेगा। सिपाही हथकड़ी। रुक जाओ, आप मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। SHO जोरावर सिंह कभी कोई काम गलत कर ही नहीं सकता। मेरे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है और इल्जाम यह है कि तुमने जुगल किशोर की बेवा की बेबसी से नाजायज फायदा उठाते हुए उसके साथ बलात्कार किया। ये झूठ है। क्या कल रात तुम जुगल किशोर के घर नहीं गए थे? हाँ, गया था, मगर और उसके बाद का बयान जुगल किशोर की बेवा ने खुद पुलिस को दिया। SHO जोरावर सिंह जिंदाबाद। मेरे पंजे से कोई नहीं बच सकता। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अगर तुमने इनकार किया तो एक और गुनाह। सिपाही, इसकी कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद आपके साथ चलता हूँ। माँ, ये सब झूठ है और मैं इस झूठ से पर्दा हटा कर रहूंगा। ये तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं जानती हूँ कि ये इल्जाम झूठा है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। जा बेटी, ये बात अनिल को बता देना। उन हाथों में लोहे की हथकड़ियां पहना दी हैं जिन हाथों में शगुन का धागा देखने के लिए मैं जिंदा थी। नजरें उठा मेरे बच्चे, मेरी तरफ देख। माँ, इस हालत में तेरे सामने आज मुझे। घबरा मत मेरे लाल, आज तू जहाँ है एक ऐसी ही जगह पर संसार की सबसे बड़ी सच्चाई ने जन्म लिया था जिसका नाम भगवान कृष्ण है। ये वो आग है जिसमें इंसान तब का कुंदन हो जाता है। मैं जानती हूँ तू बेगुनाह है। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ, अपना इरादा पक्का कर, पाप के खिलाफ हथियार उठा। भूल जा कौन है पराया कौन है। गीता में भगवान ने कहा है, जो पाप के आगे झुकता है वो सबसे बड़ा पापी है। आप? जो कुछ भी हुआ, जो कुछ ना, उससे बड़ा व्याकुल हुआ, बहुत दुख हुआ। कुछ भी हो, मेरा इस घर से बहुत पुराना संबंध रहा है। यहां पहुंचा तो देखा इस घर के दरवाजे, खिड़कियां खुली हुई हैं। ऐसा लगा कि इस वीरान घर की आत्मा कहीं खो गई है। इस घर में है ही क्या जिसके लिए ताला लगाती? ताले तो धनवालों के तिजोरियों के लिए होते हैं या जेल तलाकों के लिए, के पीछे गरीब की बहन और बेगुनाह की बेबसी कैद करके रखी जाती है। जेल की सलाखें मोम की तरह पिघल सकती हैं, बेबसी की गाली वापस लौटाई जा सकती है। बस अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। खुशी हुई कि आपने मेरे हाथों को कमजोर नहीं समझा। मैं कभी किसी को कमजोर नहीं समझता, और यही बात समझाने मैं तुम्हें यहां आया हूं कि कभी किसी को कमजोर मत समझो। अब देखो ना, तुम्हारे बेटे के खिलाफ कई संगीन इल्जाम हैं। अगर ये इल्जाम साबित हो जाएं,
तो तुम्हारा बेटा कई साल के लिए जेल जा सकता है। और अब साबित होने में रही क्या गया है, तमाम सबूत और गवाहियां उसके खिलाफ हैं। भूल जाओ कि मैं क्या हूं और मैंने क्या किया है। तुम अपने बेटे के बारे में सोचो। अगर मैं चाहूं तो वो आज ही बेगुनाह साबित हो जाएगा। मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा। इस बात का जिक्र कभी कोई नहीं करेगा। अगर आज तुम अपने बेटे को लेकर ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। जरूर चली जाती, लेकिन इस वक्त सवाल मेरे बेटे की जिंदगी का नहीं, मेरे पति की जिंदगी का है, जो आपका नमक हलाल करने के जुर्म में छीन ली गई थी। अगर मैं आज मुंह ढांप कर चली गई तो मेरे पति की आत्मा पुकार पुकार कर कहेगी कि मैंने एक शेर के बच्चे को कायर बना दिया। अगर शेर का बच्चा हालात को समझने की कोशिश ना करे तो वो गीदड़ की मौत माना जाता है। देखो, दलीलबाजी के चक्कर में तुम बुरे भले की तमीज नहीं कर पा रही हो। भला क्या बुरा क्या है, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। मेरा पति एक बहुत भला आदमी था, जिसकी बाहों के सहारे मैं अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अगर वो बाहें सूखे दरख्त की टहनियों की तरह काट कर फेंक दी गई, फिर मेरे पति की मेहरबान बाहों जैसे मेरे नन्हे बेटे की बाहों ने मुझे अपने घेरे में ले लिया। मैंने जिंदगी में पूरा चेहरा कभी देखा ही नहीं था, लेकिन आज आपको देखकर मैं हैरान हो गई हूँ कि बुरे आदमी के चेहरे के नए नक्श भी अच्छे आदमी के चेहरे जैसे ही होते हैं। बंद करो अपना ये भाषण। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दे सकता हूँ। वक्त की जरूरत उसे होती है जिसने अभी फैसला ना किया हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ। मेरा बेटा बेगुनाह है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानकी, तुमने सचमुच अब तक कोई बुरा आदमी नहीं देखा, इसलिए तुम उसकी बुराई का अंदाजा नहीं लगा सकती। मगर एक बात याद रखना, जिस दिन मैं तबाही करने पर आऊंगा उस दिन चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगी। और आप भी देखिएगा प्रभुदयाल जी, मैं अपने बेटे के साथ इसी घर में, जिसकी दीवारों पर मेरे अतीत के साए मंडराते हैं, एक बाइज्जत जिंदगी गुजारूंगी। बेटे, शराब पी रहे हो, खुशियां मना रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर करण को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे रास्ते से हट जाए। ये तुम क्या कह रही हो लता? करण मेरा दोस्त है, मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अच्छी दोस्ती निभाई है तुमने। अगर कानून ही जानते थे तो शहर से किसी बड़े वकील को ले आते। बड़ा वकील भी वही करता जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कानून की कलाई तो नहीं मरोड़ सकता। सब कुछ कर सकते हो तुम, लेकिन करना नहीं चाहते। सिर्फ इतना ही कहने आई हूँ कि तुम अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकते। अगर करण की मान मर्यादा को कुछ हुआ तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगी, समझे? ये लड़की कौन सी भाषा बोल रही है गुरु? हमारी तो समझ में नहीं आई। ये भाषा तुम नहीं समझोगे। इसका मतलब है, अगर सच से नहीं तो झूठ से। मगर अनिल कुमार मल्होत्रा, अब तुम कुछ करो। यार, देख श्रीवास्तव, समझा कर। तू भी वकील और मैं भी वकील। हम इकट्ठे पढ़ते थे लॉ कॉलेज में। दोस्ती की बात है यार, समझा कर। करण भी मेरे बचपन का दोस्त है। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो ऐसा कुत्ता काम नहीं कर सकता। तुम मजिस्ट्रेट से साफ साफ कह दो कि पुलिस ने किसी बड़े आदमी की शय में आकर ये मुकदमा बनाया है और ये मुकदमा झूठा है। मगर अनिल साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं, सरकारी मुलाजिम हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देख पीपी, समझा कर। ये सरकार क्या चीज होती है? पब्लिक के रुख का कोई पता थोड़ी चलता है। आज इसकी सरकार, कल उसकी सरकार। लेकिन हमारी दोस्ती में फर्क नहीं आना चाहिए। तू बस वही कह देना जो अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया। आई एम सॉरी, सरकार कोई भी हो, मगर हम तो सरकारी मुलाजिम ही रहेंगे ना, और मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। देख देख, मैं तेरे साथ बोलना बंद कर दूंगा। आप तशरीफ रखिए।
मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। सर, मैं अदालत से कहना चाहता हूं कि पुलिस अभी तक मुलजिम को लेकर नहीं आई। दूसरा मुकदमा पेश किया जाए। सर, वो मुलजिम करंडी वो जल सकता सर। हाँ सर। सरला, मैं अपने बच्चे को लेने आई हूँ। बच्चा? बच्चा आराम से है। अरे तुम्हें उसकी फिक्र करने की कौनो जरूरत नहीं। आओ, तुम भी बैठो हमारे साथ। नहीं, मुझे वापस जाना है अपने बच्चे को लेकर। देखो भाई, आना अपनी मर्जी से होमत है, जाना दूसरे की। बहुत दूर से आई हो, थक गई होगी, थोड़ा सा आराम कर लो। मेरा बच्चा कहाँ है जिसको तुमने कैद कर रखा है, जिसको बचाने की खातिर मुझे अदालत में झूठ बोलना पड़ा। एक शरीफ आदमी पर गंदा और घिनौना इल्जाम लगाना पड़ा। उस ही बात का तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, वो मेरी मजबूरी थी। मेरी आत्मा सारी जिंदगी मुझे झूठ बोलने पर दुत्कारती रहेगी। तो तुम्हें झूठ बोलने का बहुत अफसोस है? अरे वाकई लगता है तुम्हें बहुत अफसोस है। चलो, हम तुम्हारा झूठ नहीं रहने देंगे। क्या मतलब? अरे भाई, तुमने अदालत में बयान दिया है कि तुम्हारा बलात्कार हुआ है, हा? वो झूठ था। अब अगर वाकई तुम्हारा हो जाए तो तुम्हारा झूठ नहीं रहेगा, है? और वो काम हम किए देते हैं। पहले जरा एक जाम हो जाए, है? कुछ तो शर्म करो, कुछ तो भी उनका लिहाज करो। अरे तुम्हें मालूम नहीं, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े होते? हम इतने जवान हैं, तब ही बता देते हैं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा। बंजारों की बस्ती। प्रभुदयाल, अब तेरा नाच गाना और नहीं चल सकता। बोतल में जो भरी
क्या जश्न तो बहुत शानदार रहा। यह सरकार हर बार की तरह, लेकिन इस बार किसी का खून नहीं हुआ। ये फॉरेस्ट ऑफिसर कर जेल से भागकर न जाने कहां गायब हो गया। हुजूर, आप इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? जो पुलिस फाइल में खुद मुजरिम उसे मारकर हम अपने हाथ क्यों गंदे करें? या तो वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा, और अगर हमारे हाथ लग गया तो हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ? तुम लोग यहां क्यों आए हो? आए नहीं जनाबे अली, भेजे गए हैं। बड़ी सरकार ने भेजा है। लेकिन हमारा उनका रुपए पैसे का मामला हमेशा साफ रहा है। तुम लोगों का यहां आने का मतलब बेहतर यही होगा कि चुपचाप दबे पांव यहां से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो तुम लोग तो मरोगे ही, साथ में मुझको भी मुसीबत में डाल दोगे तुम लोग। बड़ी सरकार ये जानना चाहती है, जिस काम के लिए तुम्हें गोला बारूद भेजा था वो आज तक क्यों नहीं हुआ? हर काम अपने वक्त पर होता है। इस इलाके में फसाद कराने के लिए हम माकूल गुंडों का इंतजाम कर रहे हैं। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, जाकर कह देना अपनी बड़ी सरकार से। सही वक्त पैदा किया जा सकता है और माकूल गुंडे ढूंढ लिए जाते हैं। हम यहां से आखिरी फैसला किए बगैर नहीं जा सकते। हमारे होते हुए यहां पर दंगा फसाद होना जरूरी है। उसके लिए हम कोई भी खतरा मोल ले सकते हैं। हम खतरा मोल नहीं लेते बल्कि खतरों से खेलते हैं। लेकिन हम तुम जैसे बेवकूफ नहीं हैं। मौके की हर नजाकत को समझते हैं। चले जाओ यहां से और हमारी अगली चाल का इंतजार करो। हम और इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल मत करो। समझो कि आज से हमारा तुम्हारा लेन देन बिल्कुल बंद। जाकर कह दो अपनी बड़ी सरकार से। लेन देन बंद कर देने से पहले तुम्हारी सांसें बंद कर दी जाएंगी प्रभु दयाल। तुम बड़ी सरकार की ताकत से वाकिफ नहीं हो। मगर अफसोस कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। तुम्हारे नसीब में जितनी भी सांसें थी वो तुम लोग ले चुके हो। अब उससे भी बड़ी सरकार के पास पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ। तुम? अरे आओ, बड़े सही वक्त आए हो। ने देश के 3 गद्दारों को मौत के घाट उतार दिया है। अब हम इन गद्दारों की लाशों को पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, पुलिस आएगी और तुम सौंप दोगे इन लाशों को, और साथ में सौंप दोगे किसी मासूम को। जिस तरह से 20 साल पहले तुमने मेरे बाप के हत्यारे बिरजू को बचाने के लिए किसी मासूम की जिंदगी तबाह की थी, उसे तुमने फांसी के तख्ते पर पहुंचाया था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा प्रभु दयाल। क्या बकते हो? प्रभु दयाल, आज तक मैंने अपने बाप के हत्यारे और देशद्रोही को इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं लूंगा। तुझे कुछ पता है क्या? अच्छा, वहां? हाँ। वो आ रहा है हरामजादा करण। आप करो चिंता न करें सरकार, उस हरामजादे के स्वागत की सारी तैयारियां कर रखी है। ज्यादा चिल्लाओ ना जंगली अफसर। तो तुम अभी जिंदा हो? हाँ जंगली अफसर, बिरजू आज तक हर फॉरेस्ट ऑफिसर को मारता आया है। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो देख लो हमारी जान जाने के पहले किस किस की जान जा सकती है। जगीरा। फॉरेस्ट ऑफिसर,
हमने आज तक कभी किसी ऐसे इंसान को बर्दाश्त नहीं किया जिसने हमारे काम में दखल दिया हो। और तुम्हारे बाप की मौत भी इसी वजह से हुई थी कि उसने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाने की कोशिश की थी। और तुम्हारे बाप की मौत इसी बंदूक से हुई थी। फिर जो बहुत दिनों से तुम्हारी इस बंदूक में इंसानी खून का जायका नहीं चखा। जानकी देवी, तुम्हें विधवा हम ही ने बनाया था और आज तुम्हारी कोख हम ही सूनी करेंगे। फिर जो उतार दे सारी गोलियां इसके सीने में। नहीं! प्रभुदयाल जी, कानून को आप अपने हाथ में मत लीजिए। कौन है आप? मैं अजीत नगर का नया SHO दलबीर सिंह। जोरावर सिंह का क्या हुआ? जोरावर सिंह रिश्वतखोरी के जुर्म में सस्पेंड कर दिया गया है और उसकी जगह सरकार ने हमें आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। अच्छा, इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इस फॉरेस्ट ऑफिसर को। देखिए, इसने बिरजू का खून किया है। सॉरी प्रभुदयाल जी, मिस्टर करणवीर सिंह फॉरेस्ट ऑफिसर है ही नहीं। और सच तो यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनका दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर कौन है ये धोखेबाज? ये पुलिस के सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर हैं और इन्हें यहाँ आपके खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए भेजा गया है। मेरे दोस्त अनिल, तूने ये क्या किया? देखो ना मां, देखो उसने ये क्या किया। मेरी खातिर अपनी जान दे दी इसने। मेरी जान की परवाह करो करण। कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो दहलीज पर पड़े पड़े मुरझा जाते हैं। मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले करने आया था। एक बार तुम कह दिया था कि तुम मीता से प्यार करते हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका होठों से इजहार नहीं किया जा सकता। अनिल, मैं सारी उम्र पुजारी बनकर रहा, आज मेरी पूजा सफल हुई। तुम दोनों सारी उम्र खुश रहो, यही मेरी आखिरी प्रार्थना है।